वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी इनकम हम लोगों को प्राप्त होती है, अर्न होती है, वो सब इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और ये दूसरा हेड जो हुआ करता है इनकम का, दूसरा रेफिनेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखने में लगता है कि शायद सिर्फ हाउस से होने वाली जो रेंटल इनकम है वही इसमें टैक्सेबल होगी, उसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर हमें समझनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फॉल फॉर करने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 22 के अंदर बात करते हैं। सेक्शन नंबर 22 डिफाइन करता है, चार्जेबिलिटी की बात करता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इनकम टैक्सेबल हो या न हो, उसके लिए सबसे पहले इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस वर्णित है, बता रखी है। कंडीशंस जो तीनों की तीनों फुलफिल होगी तो ही जाकर के वो पर्टिकुलर इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। नाउ कंडीशंस क्या है? सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए। देयर मस्ट बी सम बिल्डिंग। यहां पे कहीं वर्ड नहीं लिख रखा है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही मस्ट है, लेकिन जब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तब हमें पता चलता है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल नहीं माना है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर परमिटेड। बिल्डिंग के अलावा और क्या चीज हो सकती है? और लैंड अप्यूटेनेंट टू सच बिल्डिंग। लैंड अप्यूटेनेंट यानी उससे जुड़ी हुई लैंड। बिल्डिंग दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग जो है इस क्राइटेरिया में फॉल फॉल करेगी, उससे होने वाली इनकम इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लैंड अप्यूटेनेंट टू सच बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग तो है ही और उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई लैंड है, तो इन दोनों की इनकम, समुचित आय जो होगी, इन दोनों की जो इनकम होगी, वो दोनों इनकम भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में फॉल फॉल करेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओपन लैंड का रेंट हमें प्राप्त हो रहा है, एक ओपन लैंड है जिसके अंदर हम लोगों ने किसी को लेट्स से एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए किराए के ऊपर दिया, या मैंने ओपन लैंड है किसी को किराए पे दिया कि ये पर्सन जो है जिसको किराए पे दिया है उसके ऊपर शादी या इस तरह का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एलिजिबल नहीं है टैक्सेबिलिटी के लिए ना। अब दूसरी बात ये कि बिल्डिंग तो है ही, लैंड अप्यूटेनेंट टू सच बिल्डिंग का कंसेप्ट भी है, लेकिन एसएससी जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इनकम की कैलकुलेशन की बात करें, ही मस्ट बी द ओनर। ओनर नहीं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग होना जरूरी है, साथ के साथ उस बिल्डिंग का मालिक होना जरूरी है। मालिक ये बहुत बड़ी टर्म है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। लेकिन अगर ओनर की बात कर रहे हैं तो ओनर के अंदर हम लोगों को ये चीज नोटिस करनी चाहिए। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है जो मिस्टर एक्स के नाम पे है। अब क्या करते हैं, मिस्टर एक्स ने इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को किराए के ऊपर दिया, लेट्स से 8000 रुपीज पर मंथ के किराए के ऊपर दिया है। और किसको किराए के ऊपर दिया? मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स को ये पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए 8000 रुपए पर मंथ का रेंट प्राप्त होगा और वो रेंट की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, क्योंकि मिस्टर एक्स ओनर है। मिस्टर वाई ने वो घर तो ले लिया, लेकिन मिस्टर वाई ने वो घर मान लेते हैं मिस्टर जेड को रेंट पे दे दिया और उसके लिए बदले में कुछ भी अमाउंट, लेट्स से 10,000 रुपीज पर मंथ वो चार्ज अप कर रहे हैं ना। मिस्टर वाई को जो 10,000 रुपीज पर मंथ की जो इनकम प्राप्त हो रही है, वो 10,000 रुपीज की इनकम, चूंकि मिस्टर वाई ओनर नहीं है, इस वजह से वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, सबलेटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्डिंग और बिल्डिंग का ओनर। बिल्डिंग के केस में एक और क्लैरिफिकेशन है कि साहब बिल्डिंग किसको माने, कि 4 दीवारी खड़ी हो गई क्या इसको बिल्डिंग मान ले, या उसके लिए गेट, फर्नीचर और दूसरी चीजें होना लाजमी है, जरूरी है। बिल्डिंग के लिए क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि साहब 4 दीवारी के साथ साथ इस बिल्डिंग के ऊपर छत होना अटमोस्ट रिक्वायर्ड है। अगर रूफ है तो जाके उस बिल्डिंग को कंप्लीट बिल्डिंग माना गया है। अधूरी बिल्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल नहीं होगी। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 4 दीवारी बना रखी है, टेम्परेरी कुछ बना रखा है स्ट्रक्चर जैसा, उसके अंदर कोई आदमी रहने के लिए चला गया, बदले में कुछ किराया भी हमने वसूल लिया, क्योंकि उसके ऊपर छत नहीं हो। छत के अंदर ये भी बात ध्यान रखिए कि शेड
अगर टिन का शेड भी लगा दिया तो उसको छत की क्राइटेरिया फुलफिल्ड माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के अलावा ओनर हो गया। अब ओनर से रिलेटेड एक और बात जो हमें सेक्शन 27 में समझनी है, दैट इज देयर इज कंडीशन टू बी डीम्ड ओनर। मालिक नहीं, मान लेते हैं कि ये आदमी मालिक है। ठीक है, ऐसे कौन से केसेस है जिसमें ओनर तो नहीं है लेकिन उस पर्सन को जिसके पास में पर्टिकुलर बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का मालिक उसको मान लिया जाएगा। ऐसी कुछ शर्तें हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं, एसएससी ने ये पर्टिकुलर घर या जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो एसएससी ने ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अपर्याप्त कंसिडरेशन के बिना वो ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को। मिस्टर एक्स ने लेट्स से मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर दिया और वाइस वर्सा, मिसेस एक्स ने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ये ट्रांसफर कर दिया, मान लेते हैं कोई भी घर, और वो घर का डीम्ड ओनर ट्रांसफरी नहीं ट्रांसफरर डीम्ड ओनर माना जाएगा। यानी मिस्टर एक्स इन आवर एग्जांपल विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस एंड अकॉर्डिंगली उस घर से जो भी रेंटल इनकम डिराइव होगी वो किसके टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के, इन आवर केस मिस्टर एक्स। ठीक है, इन द वेरी सेम वे एसएससी क्या कर रहा है, यहां पे तो मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं लेट्स से, लेकिन यहां जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर मिस्टर एक्स अपने माइनर चाइल्ड को लेट्स से उनका नाम है मास्टर एक्स और मास्टर वाई लेट्स से, तो मिस्टर एक्स मास्टर वाई को ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। वो पर्टिकुलर मास्टर वाई इस मकान के मालिक नहीं है, उसका मालिक यानी डीम्ड ओनर मिस्टर एक्स ही माने जाएंगे। तो हमारे सामने क्या बात हो गई कि साहब मिस्टर एक्स जो है वो ट्रांसफरर है, उन्होंने ट्रांसफर किया माइनर चाइल्ड को। अब यहां पे समझते हैं माइनर का मतलब क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मेंशन है कि माइनर मतलब वो जो 18 से बिलो एज का है। लेकिन अगर कोर्ट की कस्टडी जुरिस्डिक्शन में उसके संरक्षण में अगर उसका लालन पालन होता है उस बच्चे का, तो उस केस में 21 ईयर्स की एज को माइनॉरिटी क्रॉस माना जाएगा। 21 ईयर्स की एज प्लस होने पे नाउ इन आवर कंडीशन मान लेते हैं मास्टर वाई जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड है, तो मिस्टर एक्स मास्टर वाई को जो ट्रांसफर कर रहे हैं घर, उसका ओनरशिप डीम्ड ओनर मिस्टर एक्स को करेगा। एक एक्सेप्शन है इसमें, वो क्या, मास्टर वाई को ट्रांसफर नहीं किया, लेट्स से एक पर्टिकुलर घर है मिस्टर एक्स के नाम पे, उन्होंने अपनी माइनर मैरिड डॉटर मिसेस वाई जो कि इनकी बच्ची है मिस्टर एक्स की, उन्होंने उसको ट्रांसफर किया। इन दिस पर्टिकुलर केस मिसेस वाई बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, नॉट मिस्टर एक्स। एक्स नहीं बनेंगे। अगर माइनर मैरिड डॉटर, ऐसे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेट्स से बालिका वधू के अंदर मकान ट्रांसफर किया आनंदी को। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस आनंदी खुद उस मकान की ओनर बनेगी, न कि उनके पिताजी। ना माइनर को ट्रांसफर किया, स्पाउस को ट्रांसफर किया, ये दोनों शर्तें हमें समझ में आ गई हैं। इन द वेरी सिमिलर वे एसएससी ने अपना जो घर है वो ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सन्स वाइफ को हमने ट्रांसफर किया है। एसएससी ने अपना पर्टिकुलर घर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन उस पर्टिकुलर घर का डीम्ड ओनर ट्रांसफरर यानी एसएससी ही माना जाएगा। सन्स वाइफ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनर। मैंने ये नहीं कहा कि सास ने या ससुर स्पेसिफिकली ने उन्हें ही ट्रांसफर करना है बहू को, सास भी कर सकती है, वो भी एलिजिबल है डीम्ड ओनर के लिए, मतलब वो उसके अंदर कैटेगरी में फॉल करेगी अगर ससुर ट्रांसफर करते हैं। हूएवर इज ट्रांसफरर, करेक्ट ना, इस बात को हमको क्लियरली समझना है। लेकिन अब मैं इसमें एक एक्सेप्शनल केस बता देता हूं। एक्सेप्शनल केस तो क्या, मान लेते हैं 5 लाख रुपीस का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, 10 लाख रुपीस का, 15 लाख रुपीस का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, किसको, सामने वाले पर्सन को, स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, मास्टर वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस अगर उस 5, 15 एंड 10 लाख का अमाउंट से कोई घर खरीद लेता है सामने वाला पर्सन, ट्रांसफरी
जिसको हम लोगों ने गिफ्ट दिया है, दैट डोनी, उस पर्टिकुलर पर्सन का घर, वो ही ओनर बनेगा। दैट ट्रांसफरी या डोनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही विल बी द हेड पर्टिकुलर ओनरशिप ऑफ हाउस। ये बात ना, एसएससी ने सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया, एसएससी मास्टर वाइफ को ट्रांसफर किया, एसएससी ने स्पाउस को ट्रांसफर किया। इसके अलावा क्या कंडीशन है जिसमें डीम्ड ओनर का कंसेप्ट अराइज फॉर होता है? हम इस बात को ध्यान दें कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर सारे जो घर होते हैं, जो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो भी मकान प्रोवाइडेड होते हैं, वो सारे हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे होते हैं। अब वो घर, जब मैं उस हाउसिंग सोसाइटी की मेंबरशिप लेता हूँ, वो घर मेरे को अलॉट हो जाता है। इन द वेरी सेम वे कंपनी के नाम पे कुछ पर्टिकुलर मकान है और कंपनी ने वो ट्रांसफर कर दिए, जो पर्टिकुलर प्रोवाइडर से होल्डिंग प्रोवाइड कर दी मेंबर को। नाउ इन दैट केस, जो मेंबर जिसको घर अलॉट किया है, वो उस घर का क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक बात है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मेंबर माना जाएगा। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट केस, अगर घर की हम बात कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वो बिल्डिंग ट्रांसफर करी, लेट्स से मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफर करी, बट मिस्टर वाई के नाम पे अपनी रजिस्ट्री नहीं हुई है। मिस्टर वाई के नाम पे उस मकान के कागजात की रजिस्ट्री नहीं हुई है। मिस्टर वाई स्टिल विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर्ड हाउस और बिल्डिंग। यानी मिस्टर वाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रेफरेंस दे देता हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत उस घर के लिए डीम्ड ओनर माने जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, अगर 12 महीने या उससे अधिक के लिए लीज पे दिया जाता है, किराए के ऊपर दिया जाता है किसी को मकान, तो द टेनेंट, द लेसी विल बी द डीम्ड। ये कुछ खास बातें हैं जिसके अंदर हमारे पास में, तो हमने देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्वालिफाई करने के लिए पहले तो बिल्डिंग होना जरूरी है, या लैंड अपॉर्चुनिटी टू सच बिल्डिंग, उससे जुड़ा हुआ एक लैंड होना जरूरी है। बिल्डिंग इज कंपल्सरी। एसएससी, दूसरी कंडीशन ये थी कि ओनर होना चाहिए या फिर डीम्ड ओनर होना चाहिए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का। और तीसरी कि दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग मस्ट नॉट बी इन यूज ऑफ एसएससी's बिजनेस। बिल्डिंग एसएससी के ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के यूज में नहीं आए। ओन बिजनेस ऑफ एसएससी, रिमेंबर माय वर्ड्स, एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन के यूज में वो पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए। अगर वो उसके ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज आएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर वो पर्टिकुलर बिल्डिंग, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, वो बिल्डिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के लिए डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हो जाएगी और वो वहां पे टैक्सेबिलिटी और वो वहां पे उसके बारे में कैलकुलेशन की जाएगी। यहां इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग एसएससी के ओन बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं आनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि एसएससी यानी लेट्स से एग्जांपल ऑफ मिस्टर एक्स, उनके पास में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग उन्होंने लेट की, लेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग टू मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहा है? एक शॉप ओपन कर देता है, अपने बिजनेस के लिए यूज में ले लेता है। तो क्या वो इनकम जो शॉप से मिल रही है वो पर्टिकुलर इनकम, या गोडाउन से मिल रही है वो पर्टिकुलर इनकम, कोई छोटा लघु उद्योग लगा देता है, क्या वो पर्टिकुलर रेंटल इनकम जो मिस्टर एक्स को मिल रही है मिस्टर वाई से, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एसएससी ओनर है। बिल्कुल। क्या वो पर्टिकुलर बिल्डिंग है? हाँ जी। और उस बिल्डिंग का यूज एसएससी के ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नहीं हो रहा है। तो हमारे सामने ये 3 शर्तें हैं, जब तक ये तीनों की तीनों शर्तें फुलफिल नहीं हो जाए तब तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी रेंटल इनकम या कोई भी इनकम हमारे सामने अराइज होती है तो वो एलिजिबल नहीं होगी।
अब यहाँ पे कुछ चीज गौर करने वाली है, वो क्या, रेंटल इनकम तो आपको हो रही है, लेकिन रेंटल इनकम के साथ में आप क्या वसूलते हैं, लेट्स से मैं लिफ्ट का रेंट वसूलता हूँ, मैं कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की, लेट्स से मैं एक पूल प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका रेंट वसूलता हूँ, अगर वो बाइफरकेटेड है ऑलरेडी, तो दैट पर्टिकुलर रेंट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन, और दैट पर्टिकुलर रेंटल रिसिप्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर दिया है कि ये इस लिफ्ट के लिए है, इस ग्राउंड के लिए है, इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को अवेल करने के लिए, तो वो रेंट इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। तो क्यों ना हर आदमी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी इनकम दिखा दे, क्यों वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इनकम दिखाना प्रेफर करेगा? क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई बाइफरकेशन है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए भी, और क्या है लेट आउट हाउस का कंसेप्ट, वो जानेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।